नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार के किस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर रहेगा। ये चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे वन शॉट के अंदर। इस वन शॉट के अंदर आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे और इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद में हम PYQ सीरीज ला रहे होंगे। चलिए तो बेटा बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। सबसे पहले बात करें कि बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर वो प्रॉपर्टी होती है जो ये दिखाने का काम करती है कि उसके पास में कैसा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। समझेंगे इसको। यानी कि आपके जैसे मान लीजिए ये होता है हमारा एटम। इस एटम के बीचों बीच में इसके न्यूक्लियस और क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अपनी अपनी सेल्स के अंदर। अब जैसे ही आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में फ्रिक्शन करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन करने के कारण जो यहाँ से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, हीट एनर्जी लेकर के एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहाँ से जो प्रोटॉन है आपका, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधे हुए होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो है बेटा, जब आप किसी भी एटम की लैटिस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया है उतना ही अमाउंट में यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि जिस बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी की चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जो कि ये बताती है कि उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं या इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर उस पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस पे पॉजिटिव चार्ज और उस पे आए हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चलिए, तो यानी कि आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करने का काम करती है। अगर हम बात करें चार्ज की को किससे डिनोट किया जाएगा बेटा, Q से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम्स। यूनिट क्या होती है भैया, कूलाम्स होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं चार्ज की जो कंडीशंस होती है। चार्ज की दो कंडीशंस होती हैं। अगर मान के चलिए चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और उसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। तो इस कंडीशन में चार्ज आपका किस कहलाता है, स्टैटिक चार्ज। और इस समय जो ये चार्ज की इस कंडीशन को जो स्टडी की जाती है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर इसे कहते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि फ्रैक्शन के कारण जो आपका चार्ज जनरेट हो रहा है और चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होने करके जो इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं जिस फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती है उस समय जो आपका चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। इस स्टडी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं या फिर फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर केवल और केवल आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। चार्ज के किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने का काम करेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगर हमारा चार्ज किस कंडीशन में हो, मोशन में हो। चार्ज हमारा मोशन में होता है, उस मोशन की दो पोजीशन होती हैं, एक तो आपकी यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है वो
यानी कि आपकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करने का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज अगर मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट कर रहा है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है उस समय आपका चार्ज किस में हो, या एसोलेटेड हो, एसोलेशन यानी डीएसोलेटेड हो या एसोलेटेड हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़े या फिर वेलोसिटी घटे। इस कंडीशन में वो जो चार्ज यानी कि वेव प्रोड्यूस करने का काम करता है, इस वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है, और क्या रेडिएशन पैदा करता है, रेडिएशन एनर्जी जनरेट करने का काम करता है कोई भी आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। उस रेडिएटेड एनर्जी को बोलते हैं या वेव को, फॉर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएम वेव, जो कि आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 में, वॉल्यूम नंबर 2 में। चलिए, तो यहाँ पे हमने चार्ज की कंडीशन देखी। अगर चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होता है तो वहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जब वो मोशन की कंडीशन में आता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने का काम करता है। और जब वो चार्ज आइसोलेटेड कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ रेडिएशन भी पैदा करता है, वेव जनरेट करता है। इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया कि जो चार्ज आप देख रहे हैं कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी एटम के पास में 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है उसका इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे आप प्रोटॉन कहते हैं, उसके ऊपर चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज में इतना सा ही अंतर है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जिस पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन के मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 × 10⁻27 kg। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 × 10⁻27 kg। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूट्रॉन का मास है थोड़ा सा ज़्यादा है किसके, प्रोटॉन के मास से। अगर इन तीनों के मास का कंपैरिजन करें तो आपको दिखाई देगा कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन के मास से भी ज़्यादा। तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। अब बात करी जाए कि भाई जब कोई भी आप किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेकर के एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी ने गेन करे हैं उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम मास का कंपैरिजन करें बॉडी और ए और बी के ऊपर, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस बॉडी के पास में कुछ मास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या होता है, मास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आने से उसके मास में थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके वर्क फंक्शन के ऊपर। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन आप पढ़ोगे, वर्क फंक्शन डुअल नेचर के अंदर किसी भी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन वो फंक्शन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, अगर इन दोनों बॉडियों का कंपैरिजन करें तो इस बॉडी का वर्क फंक्शन अगर इस बॉडी से कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकलेंगे और इस बॉडी पे जाएंगे। तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलते हैं जिस बॉडी पे क्या है, यानी कि उसका वर्क फंक्शन कम होता है।
अब कुछ सीरीज बनाई गई है जिसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का मतलब यह है कि जब आप किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रब या फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन करने की वजह से एक बॉडी पे क्या आते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे आते हैं नेगेटिव चार्ज। ये कुछ ये लिखे हुए हैं सबस्टांसेस जिनमें से जो ऊपर वाले हैं जिनको नीचे वाले से रगड़ेंगे तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम माइका को रगड़े किसके साथ में वुल के साथ में तो माइका के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और आपके वुल के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो सीरीज में आपके नीचे वाले जो सबस्टेंस हैं उन सबस्टेंसों के ऊपर क्या आ जाएगा यानी कि नेगेटिव चार्ज और जो ऊपर वाले सबस्टेंसेस हैं उनके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो सारे के सारे क्या गेन कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे हम कॉटन को रगड़ें किसके साथ में एम्बर के साथ में तो एम्बर की जो फर होती है उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ सीरीज है प्रैक्टिकल के आधार पे इन सीरीजों को अरेंज किया गया है। इसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है जिसे कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। आप चार्जिंग कर कैसे सकते हो। चार्जिंग करने के बेटा 3 मेथड होते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी कि आप किसी दो बॉडियों को आपस में रब करें या फ्रिक्शन करें तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है कंडक्शन। अगर आप कोई एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में डायरेक्ट एक अनचार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आकर के क्या हो जाती है चार्ज हो जाती है। इस मेथड को क्या कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। आगे हम बात करें जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के बिना कांटेक्ट में लाए यानी कि उसे चार्ज कर दिया जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन मेथडों को बेटा एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने सिल्क को ग्लास की रॉड के साथ रगड़ा तो रगड़ने पे हीट जनरेट होगी। रगड़ने पे क्या जनरेट होगी हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो यहाँ पर ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए हैं सिल्क पे तो सिल्क पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिल्क पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को फ्रिक्शन करने पर इस मेथड से आपने इस सिल्क को क्या कर दिया है चार्ज कर दिया है। क्या कर दिया है चार्ज कर दिया है। जो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन बाय रबिंग इलेक्ट्रिसिटी जो ऑब्टेन हो रही है फ्रिक्शन के कारण इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कह रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो कर रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी या इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलिए तो ये था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं हम कुल मिलाकर के यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज एक एबोनाइट की रॉड को एक न्यूट्रल स्फीयर के पास में लेकर के आते हैं। जैसे ही लेकर के आते हैं ये नेगेटिव चार्ज बॉडी ये अपने अंदर क्या करती है पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेती है अपने अंदर खींच लेती है और पॉजिटिव चार्ज इधर खींच जाएगा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो ये एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है जिसके अंदर कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। जब आपकी एबोनाइट की रॉड इसके मेटल के स्फीयर के कांटेक्ट में आती है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज अटैच विद पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इससे अटैच हो जाता है और इस बॉडी के जब इससे हटाते हैं इसको इससे दूर करते हैं तो इस बॉडी पे केवल और केवल नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पे अरेंज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी बॉडी को
अगर बात करी जाए कि भाई कंडक्शन, आपकी कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे आप चार्ज दे रहे हैं, प्लेसिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एनोदर चार्ज बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला करके उसे चार्ज जो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इस मेथड को कह रहे हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक नेगेटिव चार्ज बॉडी जो कि एक न्यूट्रल बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए, इस दूसरी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड के माध्यम से एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, जब हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एवोनाइट की रॉड जो कि क्या है, पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है। इस नेगेटिवली चार्ज एवोनाइट की रॉड को बिना कांटेक्ट में लाए, किसके, एक न्यूट्रल स्फीयर के कांटेक्ट में लाए, उसके पास में रखते हैं, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में क्या करते हैं हम, इस ये न्यूट्रल जो स्फीयर है इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग या अर्थ करने की वजह से सारा का सारा जो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी बॉडी से कहाँ पे चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। अर्थ के ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लीव द मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस को छोड़ करके यानी कि अर्थ के अंदर चले जाते हैं। और आपकी जब इस बॉडी को, इस एवोनाइट की रॉड को जब इससे अलग किया जाता है तो इसके ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं बिना टच किए हुए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तीन मेथड पढ़े, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या कहो या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन कह सकते हैं। और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ फ्रिक्शन किया जाता है तब चार्जिंग किया जाता है। और चार्जिंग बाय कांटेक्ट के माध्यम से एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ला करके उसको चार्ज करने पर उस बॉडी को दूसरी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया जाता है। और इंडक्शन के माध्यम से बिना कांटेक्ट में लाए किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या दूसरी चार्ज बॉडी से क्या कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे तीन मेथड, इनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमें पढ़ने हैं, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले बात करें हम दो लाइक चार्ज, यानी कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन, दूर हटाने का काम करते हैं, और दो डिफरेंट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो भागों में बांटा, यानी कि दो प्रकार के चार्ज बताए। एक तो पॉजिटिव चार्ज, जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन उस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी जिसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कोई भी न्यूट्रल बॉडी जो होगी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे। एक बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और जिसने गेन किए हैं उस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, उस पे अधिकता हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो बात थी कि क्या कोई चार्ज बॉडी कौन सी होगी और अनचार्ज बॉडी कौन सी होगी। चलिए
अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज है जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि मान के चलिए आपकी बॉडी के पास कोई भी बॉडी है जिसे ना तो चार्ज किया जा सकता है और ना ही उस पे से चार्ज कैन बी, आप कह सकते हैं इसे, अगर हम डेफिनेशन से थ्रू जाएं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू विच टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी समझेंगे आप, जैसे ये कोई बॉडी है और एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, एक्सटर्नल कोई भी चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए इस पे ऊपर 120 कूलाम का चार्ज है जैसे यहां देख लीजिए, जैसे एक बॉडी है 120 कूलाम चार्ज है, इस बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे और इस बॉडी पे 80 कूलाम का चार्ज है, इस पे 120 कूलाम का चार्ज है। अब इनको जैसे ही कांटेक्ट में लेकर के आए, कांटेक्ट में लाने पर अगर इस बॉडी के ऊपर 90 कूलाम का चार्ज है तो इस बॉडी के ऊपर 110 कूलाम का चार्ज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा रहा है, ना ही चार्ज को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में दो आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं और ये जो स्पेयर्स हैं इनको एक वायर से मैंने जोड़ दिया, इस पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इस पे चार्ज की वैल्यू कम है। अब क्या होगा, हायर चार्ज वाली बॉडी से लोअर चार्ज वाली बॉडी पे ट्रांसफर होगा चार्ज, और चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक इनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। यानी कि इसके ऊपर टोटल जो चार्ज होगा इनके ऊपर क्या हो जाएगा, बराबर आधा आधा चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इनके ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जब इनका पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाता है तो इनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई चार्ज हमारा है जो कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय अ नेट चार्ज, इट कैन बी आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आप किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि भाई यहाँ से आपने एक कोई गामा रे प्रोडक्शन की, तो गामा रे जो होती है वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो देखेंगे आपके जो गामा रे है उस पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज है 0। तो कुल मिलाकर के किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जाता है। अगली हम प्रॉपर्टीज बात करेंगे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का एडिटिव नेचर होता है, यानी कि आप किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए कोई भी एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, तो टोटल जो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी सिंपल एल्जेब्रिक सम उसके बराबर होगा। मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलाम चार्ज है, प्लस के 5 कूलाम चार्ज है, इस प्रकार से 3 चार्जेस हैं। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल जो चार्ज होगा +2 कूलाम -3 कूलाम प्लस 5 कूलाम, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस के 4 कूलाम चार्ज। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये आ रही है कि आपका जो चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका होता है सिंपल एल्जेब्रिक सम, सिंपल एल्जेब्रिक सम, सिंपल जोड़ घटाव, सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है सिंपल जोड़ घटाव। कुल मिलाकर के किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल जो चार्ज होता है उसका सिंपल सम होगा,
किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज का। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आगे बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें बेटा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है पहले समझेंगे इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इधर समझिए। देखिए हमारे पास में एक बॉडी है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए 3, तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन आए तो -4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। और इस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए इस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस बॉडी के ऊपर प्लस के n इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, n इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। n क्या है, n है यहाँ पे इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या है, इंटीजर 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं सारे के सारे इंटीजर होते हैं। कुल मिलाकर के ये बात हो रही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होंगे वो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन के टर्म में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन या 5/2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर के मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन या फिर n इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल जो चार्ज होता है उस बॉडी के ऊपर इंटीजर मल्टीपल के क्या होता है, मल्टीपल के टर्म में होता है। तो नेट चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कुल मिलाकर के किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज जो आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर दे रहा है प्लस माइनस के n क्या है यहाँ पे, n है बेटा इंटीजर नंबर, n क्या है इंटीजर नंबर। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है इसे इसकी क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा, क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। एक किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम चार्ज जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे आप क्वांटा भी कह रहे हैं, जिसे आप क्वांटा भी कह रहे हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्वांटा के टर्म में ट्रांसफर होंगे। क्वांटा का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है मिनिमम उतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है मिनिमम इतना इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो टोटल जो उसके किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस के Ne के बराबर होगा। तो ये क्या है, कोई भी चार्ज क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर उस पर क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये थी प्रॉपर्टी क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस प्रकार से किसी बॉडी के ऊपर इंटीजर मल्टीपल के टर्म में क्या होता है, चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक मेटल का स्पेयर है बेटा, उस मेटल के स्पेयर पे ऊपर क्या दे रखा है, माइनस के 6 माइक्रो कूलाम चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है। शुरुआत में उसके ऊपर कितना चार्ज है, -6 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है जी। अब कह रहा है कि उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। तो अब कह रहा है उस बॉडी के ऊपर नेट कितना चार्ज आ जाएगा। आप देख रहे हैं उस बॉडी के ऊपर पहले चार्ज क्या है, नेगेटिव का 6 माइक्रो कूलाम,
नेगेटिव का कितना है 6 माइक्रो कूलम। अब उस बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, वो चार्ज बराबर होगा यानी कि Ne प्लस के Ne। तो n का मतलब कितना है 5 × 10 की पावर 12, 5 × 10 की पावर 12 और 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 8 × 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम, 6 कूलम और ये हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम, और वो भी किसका, पॉजिटिव का चार्ज। तो आप देख रहे हैं पहले से उस बॉडी के ऊपर Q1 चार्ज है, अब Q2 जो चार्ज आ गया है वो कितना हो गया है प्लस के 8 माइक्रो कूलम। तो नेट उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस के Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है -6 माइक्रो कूलम और Q2 की वैल्यू कितनी है प्लस के 8 माइक्रो कूलम। तो नेट उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा बेटा प्लस के 2 माइक्रो कूलम। ठीक है जी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल जो चार्ज होता है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर के Ne। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताते हैं कि जब दो कोई पॉइंट चार्ज और किस कंडीशन में होने चाहिए, रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। उन दोनों पॉइंट चार्जों को जब r डिस्टेंस पे रखा जाता है वैक्यूम के अंदर, तो उन पॉइंट चार्जों के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो। अगर दो बॉडी पॉजिटिव नेचर की चार्ज की बॉडी है तो उनके उस ऊपर रिपल्सन नेचर का चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, और अगर वो अपोजिट नेचर की हैं तो उनके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जब कोई चार्ज बॉडी रेस्ट कंडीशन में रखी जाती है, पॉइंट चार्ज बॉडी, तो उनके ऊपर फोर्स लगता है। इस फोर्स को समझने के लिए कूलम्ब्स का लॉ हमें समझना होगा। कूलम्ब्स फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। उन चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा Q1 Q2 अपॉन r² होगा। जब यहाँ से आप प्रोपोर्शनली चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस के कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। और यहाँ पे ये चीज क्या है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता है भैया, एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, किसी भी फ्री स्पेस की परमिटिविटी या फिर उसका वैक्यूम की फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो कुल मिलाकर के आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर के 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के r²। इस एप्सिलॉन नोट जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है 8.85 × 10 की पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर मीटर की पावर -2 और कूलम की पावर 2। यानी आपका जो K की जो यूनिट होती है उसकी 1 क्या होती है, एप्सिलॉन की यूनिट होती है। K की यूनिट थी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, तो एप्सिलॉन की क्या होगी, न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 और कूलम की पावर +2। तो आप किसी एक की याद रखें और दूसरे की क्या हो जाएगी, आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। अगर इस बात को हम बात करें कि भाई ये जो आपने जो चार्ज रखे हैं ये कहाँ रखे हुए थे, दोनों के दोनों चार्ज Q1 और Q2 वैक्यूम के अंदर ना रखें। आप इन चार्जों को Q1 और Q2 को किसी
मीडियम के अंदर रखते हैं, तो जब मीडियम के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं जो एप्सिलॉन नोट होगा ये किसकी परमिटिविटी हो जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फोर्स निकला है जब आपके दोनों चार्जों के बीच में वैक्यूम भरा हुआ है, और ये जो फोर्स होगा जब दोनों चार्जों के बीच में मीडियम भरा होता है। इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि जो फोर्स जो है एफ ऑफ नॉट वैक्यूम के केस में और मीडियम के केस में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे के जिसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि ये बताता है कि कितना इसके अंदर मीडियम, कौन सा मीडियम इसके अंदर भरा हुआ है। आप इसको जब आप वैक्यूम और मीडियम के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो आपका जो वैक्यूम और मीडियम के साथ में कंपैरिजन करने पे किसी भी मीडियम की, इसे आप के से भी डिनोट कर सकते हैं, के और ये मीडियम का, तो कुल मिलाकर के फोर्स ऑफ इन मीडियम बराबर होता है फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय के। यानी आपका जो फोर्स होता है जब आप किसी भी दो चार्जों को, किन्हीं दो चार्जों को जब वैक्यूम में रखते हैं, तो उस केस में फ्री स्पेस पे रखते, मान लीजिए आपका 80 न्यूटन आपका चार्ज है, वो सॉरी फोर्स है शुरुआत में, जब उनको फोर्स लग रहा है, मान लीजिए, चलिए ऐसे समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक Q1 चार्ज है, इधर क्या है Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो जब फ्री स्पेस है उस केस में इनके बीच में लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स। अब मान लीजिए आप इन चार्जों को ले जा करके किसी दूसरे स्पेस में रख देते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 10। अब आपसे पूछा जाए कि भैया उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 80 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा ये? 8 न्यूटन। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि भाई जो फोर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक टाइम क्या हो जाता है? घट जाता है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने ही टाइम मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि मीडियम और उसके साथ में कंपैरिजन की फोर्स जो होता है किसी भी मीडियम में, वैक्यूम के अंदर जो फोर्स होता है उसका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक टाइम्स क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये था आपका कूलॉम्स फोर्स लॉ। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, अगर, अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए दो चार्ज हैं और दोनों चार्जों के बीच का जो प्रोडक्ट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? रिपल्सन का होगा। उसका फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सन का होगा। अगर दोनों के प्रोडक्ट का यानी कि लेस देन है जीरो से, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा। चलिए अगली हम बात करते हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, चलिए देखिए वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि ये एक वेक्टर फोर्स होता है। मान लीजिए ये चार्ज इस दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स क्या लगाएगा? ये वाला चार्ज इस बॉडी के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर लगाएगा। मान लीजिए Q1 चार्ज इस Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू क्या है? F21, यानी फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q, अच्छा इस पे बात करते हैं, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स कितना है? F12, और इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाया गया कितना है? F21। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इक्वल्स टू 1 to 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के R स्क्वायर। R21 का मतलब है 2 से लेकर के 1 के बीच में। यहाँ पे एक चीज बात समझेंगे, ये चीज क्या होती है? R21, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं इसे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर का मोड।
r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई r2 वेक्टर का मोड। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो इसकी वेक्टर की क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो वेक्टर, खुद वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम बात करें, ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, तो इधर से आप चलेंगे तो इधर से क्या होगा, R21, क्या होगा, R21 का कैप, R21 का कैप। तो इस फोर्स जो होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R2 से लेकर के 1 की तरफ। फोर्स 1 पे, फोर्स 2 के द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, R2 to 1। यहाँ पे बात करें दूसरा कि भाई जो आपका फोर्स लग रहा है Q2 पे Q1 के द्वारा, उसकी वैल्यू क्या होगी, F21 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R2 to 1। ठीक है जी। R12 का कैप देख लीजिए आप, R12 का कैप। किसी भी यूनिट वेक्टर की अगर बात करी जाए तो उस वेक्टर और वेक्टर का मोड। अब बात करें R21 क्या होता है। R21 का मतलब है इनिशियल, जहां से आप चालू हो रहे हैं, और फाइनल। तो ये होगा इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल। आप इसकी वैल्यू जब आप रखते हैं इसके अंदर, तो F12 जो आएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन के RQ, के Q1 Q2 अपॉन के RQ, और ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए R21 का हो जाएगा R2 R1 के वेक्टर, R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मोड। ठीक है जी, R12 का मोड। कुल मिलाकर के R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका R21। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F12 R1 का वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ। यहाँ पे आप देखते हैं दोनों के दोनों फोर्स, दूसरे के द्वारा पहले पे लगाया गया फोर्स और पहले के द्वारा दूसरे पे लगाया गया, दूसरे चार्ज पे लगाया गया फोर्स, दोनों के फोर्सों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर बराबर हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स होता है वो कूलम्ब्स फोर्स का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ का मतलब है एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि कुल मिलाकर के एक चार्ज जितना फोर्स दूसरे चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये उसके ऊपर लगाएगा, और लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये कहलाता है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, इधर आप इस चीज को नोट करेंगे। ठीक है जी, तो ये होगा आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कि भाई कंपैरिजन करें कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के बारे में। तो ग्रेविटेशन लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बारे में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ग्रेविटेशन लॉ क्या है, दो मासों के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो वो क्या होता है, Fg बराबर के G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और यहाँ पे आप बात करते हैं जो कूलम्ब फोर्स होता है वो K Q1 Q2 अपॉन के R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट है। अगर आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10 की पावर 39 टाइम्स ग्रेटर देन होता है किससे, टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ये था कंपैरिजन किस किस के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में। अब बात करते हैं कि मान के चलिए आपके पास में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं और वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे Q2 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q1, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। मान लीजिए ये Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है F12,
यानी F1 पे F2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। ये जो फोर्स इस Q2 चार्ज क्या लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा। तो प्रत्येक जितने भी आपके चार्जेज होते हैं, किसी एक चार्ज के ऊपर क्या लगाते हैं, वो फोर्स लगाते हैं। जो टोटल किसी एक चार्ज के ऊपर जो टोटल जो फोर्स होता है, वो टोटल फोर्स सभी फोर्सों के इंडिविजुअल चार्जों के द्वारा उन चार्ज पे लगाए गए फोर्सों के क्या होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को ही क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ अदर चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, उन सभी के फोर्स के द्वारा का जो वेक्टर सम होता है उस टोटल फोर्स के बराबर होता है। कुल मिलाकर के इस चार्ज के ऊपर जो टोटल जो फोर्स होगा, इन सभी Q2, Q3, Q4, Q5, Qn के द्वारा लगाए गए फोर्सों का वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को ही क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। मान लीजिए Q2 चार्ज के द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के R12 का होल स्क्वायर R21 कैप। Q3 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R31 का होल स्क्वायर और R31 कैप। इस तरीके से मान लीजिए nवें चार्ज के द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स भी क्या है, मान लीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Rn1 का होल स्क्वायर Rn1 का कैप। इन सभी को क्या करते हैं, इनका वेक्टर सम करने पर आप देखते हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R21 कैप। इस प्रकार से इनको सभी को जोड़ने पर यहाँ पे R1 तो सब में कॉमन है, तो R1 1/4πε0 कॉमन एरिया। यहाँ पे लगाया हमने समेसन यहाँ पे I की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 2 से लेकर के I की वैल्यू n तक जाती है, और यहाँ पे QI अपॉन के RI1 होल स्क्वायर I अपॉन का कैप, I1 का कैप। ठीक है जी। तो ये समेशन फॉर्म है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पे डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा किसी सिस्टम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे लगाया गया फोर्स, टोटल जो फोर्स होता है इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपके फोर्स, एक फोर्स F1 है, एक F2 है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा। तो इनके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है, वो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और आप इनके जो एंगल रिजल्टेंट जो है वो किसी F1 फोर्स के साथ कितना एंगल बनाता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो फॉर्मूला होता है आपका F2 साइन थीटा अपॉन के F1 प्लस के F2 कॉस थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों के आधार पे हम रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो आपसे पूछ रहा है एक माइनस चार्ज पार्टिकल को आप कहाँ रखें जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। मान लीजिए आपके पास में ये चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, इसके द्वारा इसके लगाया गया फोर्स, इन दोनों के आपस में लगाया गया फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल जब होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। मान लीजिए आपका इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स कितना है, Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मान लिया हमने यहाँ से कोई x डिस्टेंस है और यहाँ से बची हुई डिस्टेंस r माइनस एक्स है, तो ये KQ अपॉन के एक्स स्क्वायर, और ये इन दोनों के बीच में लगाया गया फोर्स KQ स्मॉल q अपॉन के r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप दोनों साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी r/2। यानी कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल हैं Q चार्ज पार्टिकल और दूसरा भी
प्लस के क्यू चार्ज पार्टिकल, अगर माइनस का चार्ज पार्टिकल उसके बीच में रखते हैं तो उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, r/2 और यहाँ से भी r/2 पे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात होती है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक बॉडी है और वो बॉडी कैसी है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, और उस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, डिस्क्रीट ना हो करके पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा का पूरा क्या है, उसके सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो रीजन, अगर हम बात करें इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अ रीजन इन विच चार्ज आर क्लोजली स्पेस्ड सेड हैविंग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्या कहेगा कि भाई इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक जगह पे कंटिन्यूअसली चार्ज उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस पे। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार से होता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अकॉर्डिंग हो, किसी लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। अगर किसी सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो 2D के अनुसार, तो उस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर होता है, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी वॉल्यूम के ऊपर, पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर होता है, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये 1D होता है, ये 2D होता है और ये 3D होता है। ये आपका लीनियर होता है, लाइन के अकॉर्डिंग होता है, ये आपका एरिया पे होगा और ये आपका वॉल्यूम के ऊपर होगा। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए आपके पास में होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग आपका कोई सीट है या वायर है, इसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके कारण जो इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी जो होगी, लैम्डा बराबर होगा, मान लीजिए आपने छोटा सा सेक्शन मान लिया, इस छोटे सी लेंथ मान ली, इस छोटी सी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है dq ओवर के dl, dq ओवर के dl। तो dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू के dl, लैम्डा इंटू के dl। अगर इस पॉइंट पे, इस सीट के, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इस लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हमें फोर्स, कूलम्ब फोर्स पता करना है, तो हमने माना r0 डिस्टेंस, इस r0 डिस्टेंस पे कितना फोर्स होगा, तो वो फोर्स होगा Q0। इस Q0 एक टेस्ट चार्ज लिया हमने, इस Q0 पे कितना होगा, Q0 अपॉन 4πε0 लैम्डा dl। लैम्डा dl कितना, इस सेक्शन का, छोटे से सेक्शन का कितना, इस छोटी सी लेंथ का क्या है, चार्ज कितना है, वो चार्ज कितना होगा, dq बराबर के लैम्डा इंटू के dl। लैम्डा इंटू dl हम यहाँ पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन इंटीग्रेशन, वो हो जाएगा लैम्डा dl अपॉन के r0 का स्क्वायर। और r0 की डायरेक्शन किससे दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन वो दिखाएंगे r0 के कैप से। तो ये था आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट जो कि r0 डिस्टेंस पे कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, उस पे लगने वाला फोर्स। तो ये थी आपकी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बताते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ये सब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी आपका जो चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, इसी को ही क्या कहते हैं, सिग्मा, यानी कि कुल मिलाकर के चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर मैं छोटा सा सेक्शन मानूं, इस छोटे से सेक्शन के ऊपर जो कि सरफेस एरिया जिसका कितना है ds, और मान लीजिए इस पे जो चार्ज कितना है dq, तो इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगी, dq ओवर के ds। इसकी जो यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से dq निकालेंगे तो सिग्मा ds हो जाएगा। और किसी इस छोटे से सेक्शन के कारण, एक पर्टिकुलर एरिया के कारण r0 डिस्टेंस पे Q0 चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, उसकी जो डायरेक्शन
आर नॉट से कैप से दिखाएंगे वो के क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन के आर नॉट का होल स्क्वायर। तो ये था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज किसी पर्टिकुलर सरफेस चार्ज छोटे से सेक्शन के कारण लगने वाला कूलम्ब फोर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही क्या कहलाती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे कहते हैं रो। रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई भी वॉल्यूम है, उसके ऊपर छोटा सा सेक्शन माना है, जिसका यूनिट, जिसका छोटा सा वॉल्यूम डीवी माना आपने, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? डीवी डी क्यू चार्ज है मान लीजिए, तो ये क्या कहलाएगी इसकी? दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू आप फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स बराबर हो जाएगा के क्यू नॉट रो इंटू के डीवी अपॉन के आर नॉट का स्क्वायर और आर नॉट कैप। तो ये थी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए अब बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी जो सोर्स चार्ज जो होता है, किसी चार्ज को आप किसी पॉइंट पे रखें तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड बन जाता है, जिस फील्ड में आप कोई एक टेस्ट चार्ज चेक करने के लिए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगता है? ये एक फोर्स लगता है। जो कि फोर्स लगेगा, वो फोर्स अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड होगी। तो कुल मिलाकर के किसी भी चार्ज के कारण उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग वह फील्ड जहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज लाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स लगता है। इस प्रकार से इस फील्ड को क्या कहा जाता है? इस सराउंडिंग ऑफ चार्ज की, इसको क्या कहा जाता है? रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिन्हें कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जैसे मान लीजिए आपने देखा भाई ये कोई चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के कारण इसके चारों ओर क्या जनरेट हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगाती हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फिर लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनके ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचें, जिनके ऊपर, जिनके किसी भी पॉइंट पे आप क्या खींचें? टेंजेंट खींचें, वहां पे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनके ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो उस पॉइंट पे क्या मिलती है? हमें फोर्स की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। आप बात करें कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के क्या होती हैं? आउटवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के क्या होती हैं? नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं। और नेगेटिव चार्ज के क्या होती हैं? नॉर्मली इनवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैटर्न के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कहा कि मान के चलिए आपके पास में कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्या होती हैं? आउटवर्ड होंगी पॉजिटिव चार्ज के, और इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इमर्ज माने निकलना, पॉजिटिव चार्ज के आउटसाइड होंगी और नेगेटिव चार्ज के क्या होंगी? टर्मिनेट नॉर्मली, अंदर घुसती हुई नजर आएंगी आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के अंदर। अगर हम बात किया जाए कि भाई ये जो आपकी दो चार्ज पार्टिकल है, इन चार्ज पार्टिकलों के पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करने का काम करेंगे।
यानी कि एक दूसरे को दूर हटाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो इनके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे दो अनलाइक नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्ट करने के कारण ये पूरी की पूरी लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। क्या लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई कि जैसे मान लीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट एक प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ से हमेशा जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव के इनसाइड एंटर करती हैं। अगर बात करी जाए इसके जो आउटसाइड किस प्रकार का पैटर्न होगा, ये जो आउटसाइड होती है ये इसको क्या करती है, रिपेल करती हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, ये बेंड हो जाती हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो और जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। when electric field lines are parallel to each other and equal space पे होती है और जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो वहाँ पे कैसा फील्ड बनता है, वहाँ पे फील्ड बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे उनके मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, डायरेक्शन भी क्या हो, इक्वल हो और इक्वी डिस्टेंस पे होती है, तो वहाँ पे बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो हो लेकिन उनका मैग्नेटिक फील्ड या फिर सॉरी इलेक्ट्रिक उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होता है, इस प्रकार का जो फील्ड बनता है इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कोई भी लाइन चार्ज है इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इससे फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, इससे आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से और यहाँ से क्या हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कर्लिंग हो जाएगी। कर्ल माने बेंड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। फिर ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि जितना ये इसको रिपेल कर रही है उतना ये इसको रिपेल कर रही है, तो ये तो स्ट्रेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्मल निकलती हैं और उसके आउटसाइड इसके एजेस पे क्या होती हैं, ये कर्लिंग इफेक्ट शो करने का काम करती हैं, कर्ल हो जाती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि रिपल्सन के कारण। एक लाइन से इसको क्या करे, रिपल्सन, तो दूसरी लाइन है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। चलिए आगे बात करें। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जो चार्ज की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इस पे चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, इस पे चार्ज की वैल्यू क्या है, कम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, ये जो न्यूट्रल पॉइंट होगा टूवर्ड्स द लेस चार्ज, जहाँ पे चार्ज क्या है, कम है, उसकी तरफ न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो चार्ज ज़्यादा चार्ज है उससे दूर हट जाता है क्या, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट लेस मैग्नीट्यूड चार्ज की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए ये आपका एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होंगी, इस प्रकार से इससे नॉर्मल होती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, इससे नॉर्मल होते हुए कर्ल हो जाती है। तो ये पैटर्न क्या है, किसी भी सिलेंडर के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न। चलिए
आगे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट यानी कि खत्म होती है। दूसरी बात, ये स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व होती है और ये एक तरह से क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जिस प्रकार से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ से निकल के साउथ, साउथ से निकल के नॉर्थ, उस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि भैया जो आपकी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वहाँ से निकलती हैं और किधर जाती है, नेगेटिव चार्ज में जाती है, ना कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। आगे बात करेंगे, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी से कैसे निकलेंगी, नॉर्मली निकलती हैं। कैसी निकलती हैं, नॉर्मली निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के क्या होती हैं, नॉर्मल निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर भी इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट मान लीजिए कर भी जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आप टेंजेंट खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी फोर्स की, जो कि क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। चलिए अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि सिकुड़ रही है, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस प्रकार से लेंथ वाइज क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। और जहाँ पे अगर आपकी लेंथ वाइज क्या हो रही है, फैल रही है, एक्सपेंड लेटरली, यानी एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हट रही हैं, लाइकिंग चार्ज में क्या होती हैं, दूर हटती हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन का होता है। कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है जी। अगर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो अट्रैक्शन, और लेंथ वाइज एक्सपेंडेड हो रही है लेटरली, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती हैं, कुल मिलाकर के इसके अंदर से पास नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा इसके अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा इसके अंदर, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं। अगली बात करें, फील्ड लाइंस आर पास थ्रू द मेटेलिक बॉडी, मेटेलिक बॉडी से भी पास नहीं होती है, ना तो कंडक्टर से ना मेटेलिक बॉडी से। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से इसके इधर से पॉजिटिव से बाहर निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसके बीच में आपने एक मेटेलिक बॉडी या कंडक्टर रख दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं। अगली बात यह है कि भाई रिलेटिव क्लोजनेस, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे क्लोज होती है
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। और जहाँ पे एक दूसरे के क्या होती है, दूर दूर होती हैं, अवे दूर दूर होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। अगर यहाँ पे बात करें ए पॉइंट पे और यहाँ पे बात करें बी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे क्या होती है, दूर दूर होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होती हैं, पास पास होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, बी पॉइंट मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।